प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा में वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम के रूप में जो है, चूँकि वायुमंडल जब प्रदूषित हो जाता है तो हम प्रदूषित वायु को जो है श्वसन क्रिया के माध्यम से लेते हैं। तो श्वसन क्रिया के माध्यम से जिसे हमारे शरीर में जो है जो हानिकारक गैसें या हानिकारक जो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड आदि जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार के जो है यानी कि रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे गले का दर्द, निमोनिया, श्वसन संबंधी रोग आदि हमारे शरीर को जो है प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ वायुमंडल प्रदूषण से जो है ओजोन परत में क्षरण की संभावना हो जाती है और एक अनुमान लगाया जाता है कि यदि इसी तरह से जो है वायुमंडल में वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ओजोन परत में क्षरण हो सकता है, जिससे सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधा यानी कि पृथ्वी पर पड़ेगी, तो उसका प्रभाव जीव जंतु वनस्पतियों आदि पर पड़ेगा, जो यानी कि बहुत बड़ा दुष्परिणाम के रूप में हमें यानी कि झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो यानी कि जहाँ पर औद्योगिकरण बड़े पैमाने पे हुए हैं, वहाँ औद्योगिकरण के कारण जो वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तो इससे वहाँ ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अभी दिल्ली जैसे महानगर में आए हर साल जो है दीपावली के बाद जो है अथवा दीपावली के आसपास का समय वायुमंडल इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है कि स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण, वायु प्रदूषण के नियंत्रण की विधियां, वायु प्रदूषण के नियंत्रण की विधियां वायु प्रदूषण के नियंत्रण की विधियां यानी कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसके बहुत सारे यानी कि आपके शिक्षा शास्त्र में जो है कई प्रकार के जो है विधि बताए गए हैं, जिसमें पहला है पृथक्करण द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण। है पृथक्करण द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण। प्रदूषकों का नियंत्रण प्रदूषकों का पृथक्करण द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण। इसके अंतर्गत वायुमंडल का यानी कि निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है, जैसे छानकर, दूसरा निषादन द्वारा, तीसरा घोलकर, चौथा है अधिशोषण द्वारा। इस तरह से यानी कि पृथक्करण
द्वारा प्रदूषणों के नियंत्रण के जो है 4 प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। पहला छान कर, दूसरा निषादन द्वारा, तीसरा घोल कर, चौथा अधिशोषण के द्वारा। रूपांतरण द्वारा प्रदूषकों का नियंत्रण। 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 इसके अंतर्गत कई प्रकार की विधि को बताया जाता है। जैसे घरों में धुआं रहित ईंधन के उपयोग का बढ़ावा दिया जाए, यानी कि खाना बनाने या अन्य कृषि कार्य में जो है जहाँ आग का धुआं का प्रयोग होता है, उस धुआं रहित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तथा स्वचालित वाहनों से जो धुएं निर्वात नाल पर छन्ना और पशु ज्वलक आदि लगाकर कम किया जाना चाहिए। यानी कि जो स्वचालित वाहन है, यातायात के साधन है, उसमें जो है निर्वात नाल का या छन्ना अथवा पशु ज्वलक का प्रयोग करके जो है प्रदूषण को कम किया जा सकता है। डीजल ईंधन में एंटी टाइप्स पदार्थों को मिलाकर तथा पेट्रोल में सीसा तथा सल्फर निकाल करके कम प्रदूषण हो सकता है। यानी कि अक्सर पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े महानगरों में रहता है कि सीसा रहित पेट्रोल, यानी कि तो अगर सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है। कल कारखानों में चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाना चाहिए, यानी कि समुचित ऊंचाई करने से जो है वायुमंडल को प्रदूषित से बचाया जा सकता है। चिमनियों में स्थिर विद्युत अवक्षेपण में प्रयोग गैसों के प्रदूषक पदार्थों से पृथक करके जो है यानी कि वायुमंडल प्रदूषण को बचाया जा सकता है। उद्योगों में कम प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो है वायुमंडलीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये रूपांतरण द्वारा प्रदूषकों के नियंत्रण के बारे में आपको बताया गया। आगे है भू प्रदूषण। भू प्रदूषण तीसरा है भू प्रदूषण। तीसरा भू प्रदूषण। भू प्रदूषण जैसा आपको प्रदूषण के बारे में यानी कि 4-5 प्रदूषण बताए गए थे। पहला है जैसे बताया गया था जल प्रदूषण। दूसरा वायु प्रदूषण। तीसरा भू प्रदूषण। चौथा ध्वनि प्रदूषण। पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। इस प्रकार आपको 5 प्रदूषण यहाँ बताया गया था। तीसरा है भू प्रदूषण। भू प्रदूषण यानी कि भू प्रदूषण का आशय मिट्टी के प्रदूषण से है अथवा मृदा के प्रदूषण से है। भू प्रदूषण के कारण मिट्टी की गुणवत्ता जो है समाप्त हो जाती है अथवा उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे उसके उपजाऊपन समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से भू प्रदूषण हो जाता है। तो भू प्रदूषण के स्रोत भू प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? यानी कि भू प्रदूषण के स्रोत कई प्रकार के स्रोत हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट। पहला है
घरेलू अपशिष्ट घरेलू अपशिष्ट। दूसरा है नगरपालिका अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। चौथा है कृषि अपशिष्ट, यानी कि यह चार स्रोत है भू प्रदूषण के, ये चार स्रोत हैं। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत यानी कि जैसे हम साग सब्जी, खाद्यान्न, गेहूँ, चावल आदि का खाने पीने में उपयोग करते हैं, तो उनमें से विभिन्न प्रकार के जो कूड़ा करकट निकलते हैं वो यानी कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं। और उस कूड़ा करकट को जो है हम पशुओं के नीचे या घूर गड्ढों में या इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे वो सड़ता है और सड़ने के कारण जो है वायुमंडल को यानी कि भूमि को प्रदूषित कर देता है। तो यानी कि इस तरह से जो है ये घरेलू अपशिष्टों से जो है भू प्रदूषण होता है। दूसरा है नगर पालिका अपशिष्ट। नगर पालिकाओं से बड़े पैमाने पे प्रतिदिन जो है कूड़ा कचरा यानी कि निकलते हैं। प्रतिदिन जैसे जो वस्तुओं को खरीद फरोख्त किया जाता है, उससे जो है मार्केट अथवा बाजार में बड़े पैमाने पे अपशिष्ट के रूप में जो है कूड़ा कचरा निकलता है, जिसके वो उस कूड़ा करकट को जो है जहाँ एक जगह पर जैसे नगर पालिका के द्वारा डेली सुबह सुबह सफाई करके उस कूड़ा करकट का कहीं न कहीं ढेर लगाया जाता है, और उस ढेर के कूड़ा करकट ढेर के कारण से भी जो है यानी कि वहाँ की भूमि प्रदूषित हो जाती है अथवा उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी तरह से तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत उद्योगों से संबंधित है, जैसे डंठल है, उद्योगों से संबंधित जैसे तापीय ऊर्जा संयंत्र के द्वारा जो है यानी कि बड़े पैमाने पे कोयले का उपयोग किया जाता है, और वह जो कोयला जल के निकलता है उसकी जो राख होती है वो कहीं न कहीं पर राख को जमा किया जाता है, और जिससे बड़े पैमाने पर भूमि का प्रदूषण होता है। ये औद्योगिक अपशिष्टों के कारण। इसी तरह से लौह उत्पाद के जो बड़े बड़े कारखाने उद्योग लगे हैं, वहाँ यानी कि जो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वहाँ की भूमि जो है प्रदूषित हो जाती है अथवा भू प्रदूषण हो जाता है। बड़े बड़े कपड़े के मिल से जो है यानी कि जो कपड़ों की धुलाई में रासायनिक दवाओं या रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उससे भी जो है यानी कि जल के रास्ते से जो है वह मिट्टी में जगह जगह व्याप्त हो जाता है अथवा समा जाता है, इससे भूमि प्रदूषण हो जाता है। चौथा है कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट में जैसे हम कृषि खाद्यान्न का जो है बड़े पैमाने पर हम उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादन के समय जैसे गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ की जो यानी कि गेहूँ जब निकालते हैं तो उससे जो अपशिष्ट जैसे भूसा या डंठल आदि निकलता है, सरसों से जो डंठल आदि निकलता है, जौ से या धान का उत्पादन जब होता है बड़े पैमाने पर हम धान की पराली जलाते हैं, गेहूं का यानी कि वो डंठल को जलाते हैं, तो उससे भी जो है जो यानी कि भूमि की मृदा शक्ति है अथवा उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से कृषि अपशिष्ट से भी जो है भूमि का जो है प्रदूषण होता है। तो भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव, भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव, भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव
भू प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इसके भू प्रदूषण का दुष्प्रभाव बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जैसे यानी कि कूड़े करकट से जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाती है तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, अथवा उससे बहुत बड़े पैमाने पर कीड़े मकोड़े चूहे आदि पैदा होते हैं, तो जो विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं। और मानव मल का जो निष्कासन होता, निक्षेपण होता है, उससे भी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। घरों से निकलने वाला जो व्यर्थ जल है उससे भी जो है प्रदूषण होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और दुर्घटना या असावधानी से भी जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण अथवा भूमि प्रदूषण दोनों होता है। तो ये भू प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। तो भू प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय में क्या करना चाहिए? अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निक्षेपण करना चाहिए, यानी कि नगर पालिका तथा अधिकारियों को कूड़े करकट को संग्रहण और निष्कासन तथा निस्तारण के लिए उपयुक्त चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करना चाहिए। अस्वच्छ शौचालय को संप्रवाही शौचालय में विस्थापित करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। कृषि कार्यों में ऐसे आदर्श रासायनिक का प्रयोग किया जाए जिससे मृदा की जैविक क्षमता सुगमता पूर्वक हो सके। नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करना चाहिए। तो इस तरह से जो है यह आज भू प्रदूषण तक आपको बताया गया। अगले दिन हम जो है चौथा ध्वनि प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।